तो लोग भाई सब कैसे हो आप सारे दोस्तों। क्या आपको मालूम है कि एक धार्मिक नेता की वजह से भी भारत और चाइना का जो विवाद है, जो तनाव है, और बढ़ भी सकता है। दलाई लामा तिब्बत की आजादी और दलाई लामा के द्वारा दिया गया एक ऐसा बयान जिसको देखते हुए, हालांकि ये बयान जो दिया गया है इंडिया के यानी कि भारत के हिमाचल प्रदेश से ही दिया गया है, और वो बयान के जरिए चाइना और भारत के बीच जो तनाव है एक और ही लेवल पे पहुंच गया है। तो दोस्तों आज के हम अपने इस वीडियो में इस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। Tibet has through the centuries preserved its own ways and customs. Tibet's religious tradition is personified by the Dalai Lama, revered by his people as the living Buddha. The image of a leader whose efforts at conciliation had met with brutal contempt by communist China. तो दोस्तों बात शुरू होती है तिब्बत से, जो हिमालय की गोद में एक बैठा हुआ काफी खूबसूरत इलाका है। लेकिन ये खूबसूरती हमेशा चाइना और भारत के बीच एक तनाव का विषय बना हुआ है। दोस्तों दलाई लामा जो है तिब्बत से भारत आ गए, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है कि दलाई लामा अपनी जो तिब्बत है, अपनी जो राष्ट्र है, उसको छोड़ के भारत आ गए। इसके पीछे तो बहुत बड़ी कारण होगी, लेकिन दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 1950 में, जब चाइना के द्वारा तिब्बत के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया जाता है। China's old imperial ambitions to impose its sovereignty on Tibet, to force the Tibetan authorities to admit that the Chinese forces marching upon their country were not an army of conquerors, but an army of liberation from Western imperialism. और इस कब्जा को करते करते 1951 में एक समझौता भी करता है, और चाइना इस समझौता में बोलता है कि तिब्बत के रहने वाले जो भी लोग हैं, जो भी बौद्ध धर्म के मानने वाले या अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वो अपनी स्वतंत्रता से इस सारी चीज को मान भी सकते हैं। इसमें सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। लेकिन एक बात आपको माननी होगी कि तिब्बत जो है चाइना के कम्युनिस्ट सरकार के अंदर काम करेगा, यानी कि डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो, जो चाइना है वो तिब्बत को अपने में मिलाकर रखेगा। यानी कि चाइना अपनी प्रसार करके, होता है ना कि हाँ चाइना की हड़प नीति होती है कि हाँ अपने आसपास के जो भी इलाका है उसको चाइना चाहता है कि अपने में मिला ले और अपनी ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसको बढ़ा ले। हालांकि दोस्तों 1951 में जो समझौता होता है चाइना के द्वारा तिब्बत से, वो महज एक समझौता ही रहता है, जो बोलता है ना कि स्वतंत्रता तुमको देंगे, संस्कृति का, अपने धर्म को मानने का, अपनी आजादी का, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ के धार्मिक स्वतंत्रता को लो ले या सांस्कृतिक स्वतंत्रता को लो ले, इस सारी चीजों को चाइना के द्वारा दबाना शुरू कर दिया जाता है। और दोस्तों 1959 तक हालात इतना बिगड़ गया कि तिब्बत के लोगों के द्वारा चाइना के ऊपर विद्रोह कर दिया गया, लेकिन ये विद्रोह आगे तक चला नहीं, इसको नाकाम कर दिया गया चाइना के द्वारा। और हालात इतना बिगड़ गया कि महज 23 साल की उम्र में दलाई लामा को तिब्बत को छोड़ना पड़ा और भारत में आके शरण लेना पड़ा। लेकिन ये चीज इतना आसान नहीं था, क्योंकि दलाई लामा के द्वारा महज 23 साल की उम्र में हिमालय की घाटियों से होते हुए चाइनीज मिलिट्री से बचते हुए भारत की ओर रवाना होना पड़ा, और भारत में उनको शरण दिया गया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनसे मिला गया, इनसे बात किया गया, और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक जगह अलॉट किया गया इन लोगों के लिए कि हाँ वहाँ पे आप रह सकते हो। लेकिन ये समझ सकते हो कि उस समय ये सिचुएशन उतना आसान था नहीं। उस समय में ही चाइना के द्वारा हिंदुस्तान को धमकी दिया गया कि आप जो ये कर रहे हो हमारे चाइना के संप्रभुता में दखल दे रहे हो, और इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जो 1962 में इंडिया और चाइना के बीच तनाव बढ़ा, और तभी से लेकर अब तक हमारा देश इंडिया और चाइना के बीच जो रिश्ते हैं कुछ खास अच्छा नहीं है। और दोस्तों अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर। 2017 में दलाई लामा के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में विजिट किया गया, घूमा गया, और उसको देखते हुए चाइना के द्वारा एक धमकी भरे अंदाज में इंडिया को धमकाया गया कि जो आप ये कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो, क्योंकि चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्वी तिब्बत माना जाता है, और उस दृष्टिकोण से चाइना मानता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का हिस्सा है। इसको जवाब देते हुए भारत की ओर से कहा गया कि जो दलाई लामा है एक धार्मिक नेता है, और ये जो विजिट था, ये इनका दौरा था, वो एक धार्मिक दौरा था, ये कोई राजनीतिक या रणनीतिक दौरा नहीं था। और ये तनाव जो है अभी भी बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के जो ये हिस्से है वो हमेशा चाइना और भारत के बीच एक विवाद का कारण रहा है, और इसी को देखते हुए चाइना के द्वारा दलाई लामा को अलगाववादी तक भी कहा जा चुका है। और दोस्तों आते हैं हाल के विवाद पे, जब दलाई लामा के द्वारा अपने 90 जन्मदिन
दिवस के अवसर पे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से एक बहुत ही बड़ी बयान दे दिया गया कि जो आने वाला अगला दलाई लामा है, यानी कि जो अगला दलाई लामा होगा उसका चुनाव सिर्फ गोदेन फोदरंग ट्रस्ट ही करेगा, जो कि उनके द्वारा बनाया गया एक संगठन है। इस प्रक्रिया में चाइना को कोई भी भागीदारी नहीं होगी, चाइना को किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा। और ये बात है जो कई मायनों में मायने रखता है, क्योंकि चाइना के द्वारा हमेशा से ये बोला जा रहा था क्योंकि ये दलाई लामा मरने के बाद अगला जो दलाई लामा होगा वो चाइना की ओर से पेश किया जाएगा, चाइना की ओर से बैठाया जाएगा या फिर इस पद को नष्ट कर दिया जाएगा। ये बात इसलिए भी खास है क्योंकि तिब्बत पे जब कब्जा किया गया उस समय ये दलाई लामा के द्वारा ही इस सारी चीजों को मतलब कि होता है ना कि डील किया गया या नेतृत्व किया गया। और तिब्बत की स्वतंत्रता की लड़ाई इस दलाई लामा के नेतृत्व में ही लड़ी गई थी। और दोस्तों दलाई लामा के द्वारा दिया गया यह बयान चाइना को कतई मंजूर नहीं। चाइना के फॉरेन अफेयर के स्पोक पर्सन के द्वारा यह बोला गया कि जो अगला जो दलाई लामा पेश किया जाएगा या अगला दलाई लामा जिसको बैठाया जाएगा वो चाइना के मंजूरी से ही होगी, चाइना के सरकार के मंजूरी से ही होगी। Buddhism that has continued for over 700 years has formed rigorous religious rituals and historical conventions. The reincarnation of Dalai Lama, the Panchen Lama, and other grand living Buddhas must go through the Golden Urn lottery procedure and be subject to approval by the central government. और दलाई लामा के द्वारा दिया गया यह बयान को देखते हुए किरण रिजिजू भी एक कमेंट कर देते हैं और इस कमेंट में बोलते हैं कि क्या कि जो अगला दलाई लामा आने वाले हैं वो इन ट्रस्ट का मामला है और धार्मिक मामला है, उसमें भारत नहीं पड़ेगा। और दोस्तों मिनिस्टर किरण रिजिजू के इस बयान पर भी चाइना पलटवार करता है और बोलता है कि जो हिंदुस्तान के द्वारा जो भी बयान दिया जा रहा है वो थोड़ी सोच समझ के दिया जाए, क्योंकि जो ये पूरी मामला है चाइना का मामला है और चाइना के इंटरनल मामला में हिंदुस्तान नहीं पड़े तो अच्छा है। और दोस्तों ये सारी जो चीज है भारत और चाइना के रिश्तों पे काफी असर पड़ने वाला है। एक तो हम देखें कि दलाई लामा अगर भारत में है तो भारत के लिए चाइना के दृष्टिकोण से काफी कूटनीतिक जो अवसर है भारत के पास है। और इसी को देखते हुए हमेशा चाइना और भारत के बीच में अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को लेकर बहस होता रहता है और कभी भी जो भी बातचीत होता है हमेशा जो सीमा विवाद के मुद्दे पर तो जो भी बात होता है वो सख्त मतलब होता है ना कि हाँ सख्त अंदाज में होता है। तो यहाँ पे देखना होगा कि क्या भारत इस अगला दलाई लामा चुनाव को समर्थन देगा या फिर चाइना किसी तरह से भारत पे दबाव डालेगा। तो दोस्तों सारी चीज यही थी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना।